हेलो एवरीवन, हम यहाँ देख रहे हैं सीटेट पेपर 2 जो हुआ था जुलाई 2019 में, मतलब जूनियर के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कॉलवर के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो पहली बात तो कानून पर और सामाजिक समझौते पर ध्यान ही नहीं देना है, तो सामाजिक क्रम व्यवस्था छोड़ दो यहाँ पर। बाकी आपने अगर पहले से भी नहीं पढ़ा है तो भी आप समझ जाएंगे कि आंसर यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन पढ़ लो। जो आंसर है वो है सुरक्षित रखने की योग्यता। जीन पियाजे एवं लेव वायगॉत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो आप ऑप्शन पढ़िए। आंसर है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन देखो, आप पढ़ो। पक्षपात बढ़ाने के लिए, तो भाई गैर परंपरागत क्यों लिखा हुआ है? जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए नहीं, और भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बिल्कुल नहीं। ये जो फोर्थ ऑप्शन है, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो कौन कौन करते हैं? मीडिया करती है, बिल्कुल। विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है, पास पड़ोस भी करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था इनमें से जो आप एलिमिनेट कर पाएँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बिना पढ़े भी जो था वो भी इसे कर सकता था। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं देखिए, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा एवं अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। बताइए कौन सा इंसान है? खुद से क्वेश्चन मार्क करिए, अंतर्व्यक्तित्व है ये। ठीक है। देखिए 7th क्वेश्चन ये रहा, बाकी ये रहे इसके ऑप्शंस। ठीक है, ऊपर ऊपर जो जो दिख रहा है वो एक तरीके से क्वेश्चन है। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? मूल्यांकन के लिए कारण पूछा है, क्या क्या होना चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करना एवं नाम देना। भाई इससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। जो हाई रैंक वाला बच्चा होगा उसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें आप मत करो। ठीक है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये तो सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये बात भी सही है। बाकी है बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये वाला भी सही है। इन तीनों ऑप्शन में से आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो देखिए 2nd, 3rd, 4th है 3rd में। ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? 8th के लिए राइट आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन पढ़ो। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? 9th के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे समझेंगे? आप समझेंगे वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कोई 3 है जो विकास के सिद्धांत हैं, एक है जो नहीं है। तो व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बात सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, सही है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, सही है। विकास की सटीक गति एवं प्रगति जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है, बात गलत है। ठीक है। तो जो गलत है, नहीं के लिए पूछा था, जो गलत है वही सही है। ठीक है। आंसर 4th है। बाकी 11 क्वेश्चन पढ़िए, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? 11 के लिए क्या है राइट आंसर है? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ना, आप खुद से समझ जाएंगे।
एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? 12 के लिए आंसर क्या है? सृजनात्मक बच्चों की। ठीक है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लो आप सब। बाकी है स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चा दृष्टि बाधित है तो यही एक ऑप्शन आपके पास बचता है। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? 14 के लिए राइट आंसर है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, समावेशी शिक्षा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब आप लोग क्या करो कि अगर नहीं भी ज़्यादा पढ़ने का टाइम या पढ़ने में मन नहीं लगता तो कम से कम समावेशी शिक्षा के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो। ठीक है। आंसर है विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है। समावेशी कक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 16 के लिए पढ़ो, बाकी आप ऑप्शन पढ़ना। जो पठन अक्षमता है अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी को पठन अक्षमता कहते हैं। ये वाला एकदम राइट आंसर है। ठीक है। ये देखो, श्रव्य क्षतिग्रस्त दृश्य सूचनाओं को नहीं समझ सकते, कितने आराम से एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है। मतलब ऑप्शन बहुत अच्छे से एलिमिनेट हो जाते हैं। सीटेट की ये बहुत खास बात है। तो मैं तो कहती हूँ जो बच्चों ने तैयारी नहीं भी करी है, फॉर्म भर दिया है, नहीं जा रहे हैं पेपर देने, प्लीज़ एक बार चले जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, एक बार चले जाओ। बहुत हद तक चांसेस हैं कि अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर करे हैं, मैंने मैक्सिमम मतलब मैंने करा दिए हैं और बाकी मैं पूरे ही कराऊंगी पेपर तक, तो प्लीज़ इन्हें ही देख कर चले जाना। बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप मतलब इन होंगे 90+ लेकर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? 17 के लिए राइट आंसर क्या होगा? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। आप बाकी कुछ ना भी पढ़ते, लाइन पढ़ते तो आप इसे वैसे ही नहीं के साथ ले जाते। ठीक है। 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? ठीक है। 18 के लिए बाकी आप ऑप्शन पढ़ लेना ये सारे। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। जो आंसर है वो है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ठीक है। 4th है आंसर। वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शंस को आप पढ़ लेना। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। 19 के लिए क्या बेस्ट है? मतलब है विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है। 19 के लिए आंसर हो जाएगा 1। अब देखो इसे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? ये ऑप्शन अब हम सब पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना बिल्कुल है प्रभावी अधिगम का उदाहरण। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना बिल्कुल। उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना ठीक है। हम उम्र साथी को समझाना ठीक है। स्वयं से प्रश्न करना ठीक है। मतलब जो आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है। निम्न में से इनमें से कौन सा वह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? 21 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो है वह अभिप्रेरणा के लिए मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ठीक है। एक्सटर्नली मोटिवेटेड है ये बच्चा, मतलब किसी रीज़न से कुछ कर रहा है। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 22 के लिए राइट आंसर क्या है? उदाहरणों गैर उदाहरणों मतलब दोनों देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? 23 के लिए आंसर है अन्वेषण एवं परिचर्चा। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या सही होगा? 24 के लिए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है? 25 के लिए आंसर क्या है? आप ये ऑप्शन पढ़ लेना, सारे देख लेना अगर आपको किसी में जा रहा है नहीं जा रहा है। बाकी आंसर है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है।
अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? 26 के लिए आंसर है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? 27 के लिए आंसर आप ऑप्शन पढ़ लेना। ठीक है, आंसर है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ठीक है। 28 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो 28वें के लिए जो राइट आंसर है वो है स्कीमा। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले नहीं पहुंच सकती। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो भाई ये बहुत ही इजी सा आंसर है, समीपस्थ एवं निकटस्थ विकास का सिद्धांत, मतलब इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेना प्लीज़। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? 30 के लिए आंसर है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, x ये दिया है, y ये दिया है, z ये दिया है, तो कहा है x y z का महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF पूछा है। तो HCF क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो इनमें देखो कॉमन क्या है, तो 2 की पावर 2 सब में कॉमन है। इनमें कॉमन क्या है? 3 की पावर 2 सब में कॉमन है। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या है? 5 की पावर 2 इसमें कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है? 7 की पावर 3 इसमें कॉमन है। तो जिसकी पावर सेम है उनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 3 6 6 5 30, तो 30 की पावर 2, 30 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 7 की पावर 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है। 32 क्वेश्चन दिया है कि हमें इसको एक्सपेंड करना है, 1 सेकेंड सॉरी, हमें इसको एक्सपेंड करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए आप एक्सपेंड कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे 5 2 2 7 2 फिर यूँ। अगर मैं करूँगी तो बहुत ज़्यादा स्पेस मुझे चाहिए होगा, मैं यहाँ पर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि देखो पावर दी है लेकिन ये किसके, इनका बेस पूछा हुआ है। तो ये देखिए क्या होगा, इसमें जो 2 की पावर है वो होगी 4, 3 की पावर जो है वो है 3, 11 की पावर जो है वो है 2। अब देखो p मतलब p का स्क्वायर, तो किसका? 11 का स्क्वायर है, तो p इक्वल टू क्या दिया है? 11। ठीक है, अब पावर 3 किसकी है? q की, तो q बराबर क्या है? 3 है। ठीक है, अब पावर 4 किसकी है? 2 की है, तो r बराबर क्या है? 2 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे रख दो 2p, p बराबर 11 है, यानी कि 22 प्लस q कितना है? 3 है, 3, और r कितना है? 2 है, तो -2, तो 25 - 2 23। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, यदि 7 अंकों वाली संख्या जो कि ये दे रखी है को 72 से विभाज्य है तो 2x + y का मान क्या होगा? अब देखो कोई संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है समझते हो? कि वो 8 से और 9 से दोनों से विभाज्य है। अब 8 से विभाज्यता का नियम समझते हैं कि जो अंत के 3 डिजिट हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 5 8 22 को आप 8 से डिवाइड करो तो 8 सत्ते 56। ठीक है, और 2 बचेगा, तो 2 के साथ पीछे क्या आए कि वो 8 से डिवाइड, मतलब 4 आए, 24, और तो 2 के पीछे कुछ भी आ जाए वो 8 से नहीं कटेगा। तो y बराबर आपको कितना मिल गया? y बराबर आपको मिल गया है 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब पूछ रहे हैं अब 9 से डिवाइड करें। ठीक है, देखो y की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जितने भी डिजिट हैं उनका जो सम है वो 9 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये 72 से विभाज्य है, 9 से डिवाइड हो रही है, तो इनका सम 9 को डिवाइड करना चाहिए। तो 3 1 4, 4 4 8। ठीक है, ये x छोड़ दो अभी, 8 5 13, और 13 और 8 कितना होता है? 21, और 21 और 4 होता है 25। अब क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए तो इसको क्या रख दें? इसको हम 2 रख दें। ठीक है, आप जैसे ही इसको 2 रखेंगे वैसे ही क्या होगा? वैसे ही ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो x बराबर 2 और y बराबर 4 हमें मिल गया। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और प्लस y बराबर दिया था 4, तो 4 4 8। ठीक है, 33 के लिए राइट आंसर क्या है? 8।
बिल्कुल इजी तरीके से था, सबको समझ आ गया होगा और सबको इसको कर भी सकते थे अगर उनको डिविजिबिलिटी रूल याद थे तो। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, 34 के लिए पूछा है। देखिए मैंने अभी इसके प्रीवियस में जो वीडियो कराया, प्रीवियस वाला जो पेपर कराया मतलब प्राइमरी वाला, उसमें ये चीज़ आपको बताई हुई है कि ये जो 60 61 11 वाला त्रिक होता है, ठीक है, ये 60 63 11 का नहीं होता, तो यही हमारा राइट आंसर है। भाई मैं सबसे कह रही हूँ कि अगर आप जूनियर का पेपर देने जा रहे हैं तो प्राइमरी का पेपर भी देख लें, प्रीवियस ईयर वाला पेपर आपस में बहुत इंटर रिलेटेड होता है इंटर रिलेटेड होता है। मैं तुतलाती नहीं, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी 35 देखते हैं। इस कोण का माप जिसके उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, ठीक है, जिसमें संपूरक का माप कोण, ठीक है। देखो अगर एक कोण है जो x है तो उसका संपूरक क्या होगा, उसका संपूरक होगा 180 माइनस x, ठीक है। तो कह रहे हैं जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुणों के बराबर है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, उसका पूरक कोण होगा 90 माइनस x, ठीक है। पूरक के माप के 4 गुने के बराबर है, मतलब 4 गुने, यानी कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो। अब बोल रहे हैं तो निम्न है, वैल्यू x की पूछिए आपसे, ठीक है। तो अब आप इसे x के लिए तो सॉल्व कर लेंगे, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स, आप 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ठीक है। मैं ही कर देती हूँ, छोड़ो, काहे के लिए मेहनत करें आप भी। और ये माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, 4x को इस तरफ ले आओ, 180 को उस तरफ ले आओ, तो 3x इक्वल टू आपको 180 मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर आपको 60 मिल जाएगा 35 के लिए, ठीक है। थर्ड पार्ट 36 क्वेश्चन हमें दिया है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x प्लस 20 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। त्रिभुज के 3 कोण हमें दिए हैं, ठीक है। पूछा है त्रिभुज कौन सा है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण की क्या कंडीशन होती है कि तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। तो हम तीनों को आपस में जोड़ते हैं, प्लस 20 प्लस 6x बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3x 4x और ये रहा 6x, 10x प्लस 20 बराबर 180 है। तो 20 को इस तरफ ले जाओ, 10x 20 इस तरफ ले जाओ, 160 हो जाएगा। 10 से काट दो तो x इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया है। तो x बराबर आया 16, ठीक है। और 3x प्लस 20 मतलब 16 3 48 प्लस 20 यानी कि कितना हो गया 68, दूसरा है 68 और 6x 96। तो क्योंकि एक अंश 90 से एक कोण 90 अंश से बड़ा है तो ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा DEF में पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, छोटे से। ये रहे ABC और अब हम बना लेते हैं DEF, ठीक है। DEF में कह रहे हैं कि एंगल C बराबर है एंगल F के, ठीक है, बराबर है, और AC बराबर है DF के, ये रही AC ये रहा DF, ठीक है। BC बराबर है EF के, ये रही BC ये बराबर है EF के। तो AB बराबर है 2x माइनस 1 तथा DE बराबर है 5x माइनस 4। तो x का मान पूछा है, तो अगर ये वाली साइड बराबर है, ये बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, तो ये वाली साइड भी बराबर होगी कॉन्ग्रुएंसी से, तो इनको बराबर रख दो। 2x माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 4, ठीक है। 4 को इस तरफ ले जाओ, 2x इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 37 में आंसर है 1। 38 देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप P है, P सेंटीमीटर है, जहाँ P एक पूर्णांक है, P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी के भी त्रिभुज होने की कंडीशन पता है क्या होती है कि जो दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। तो भैया देखो, जो तीसरी भुजा है 5x ये, ठीक है, ये बड़ी होनी चाहिए x से, मतलब मान लो x तीसरी भुजा है, ठीक है, और 10 प्लस x बड़ा होना चाहिए 5 से, ठीक है।
और x + 5 बड़ा होना चाहिए 10 से, ठीक है। यहाँ से आप x में क्या वैल्यू रख सकते हो, पहली बात तो x की वैल्यू 5 से ज़्यादा रखोगे तभी वो 10 से बड़ी होगी। आप इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ, अगर आप x = 5 रख देते हो तो ये बराबर हो जाएंगी, बड़ी नहीं होगी। x की वैल्यू 6 रख के देखो, तो x की वैल्यू 6 रखो, 6 5 11 और 10 क्या होता है, 21 होता है। तो जो न्यूनतम मान संभव है वो तो 21 है, समझ गए आप, 21 है। अब इसके आगे जो भी हो, तो जो न्यूनतम संभव है वो 21 है। 38 का आंसर हमें मिल गया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस थर्ड आंसर हमारा राइट हो जाएगा। माना कि आंकड़ों या आंकड़े दे रखे हैं का माध्यांक x है, ठीक है। पहले आप इन्हें अच्छे से अरेंज कर लेना, आपको मैं कर दूं लेकिन मुझे बहुत लिखना पड़ जाएगा। 8 और फिर 9 ऐसे कर करके आप अरेंज कर लेना, ठीक है। माध्यांक मैं आपको बता देती हूँ, जब आप इन्हें अरेंज करोगे तो माध्यांक x दिया है तो आपको माध्यांक यहाँ से 14 मिल जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यांक y है, x और y के मानों का योग पूछा है। अब कह रहे हैं 8 जो है आपने सबसे आगे लिखा है, कह रहे हैं इसको 18 कर दो। पूरे इक्वेशन में देखो कहीं 18 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर हम इसे 18 करते हैं तो हम इसे सबसे पीछे ले जाएंगे, तो हमारा जो माध्यांक है वो भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए आप। तो क्या एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा माध्यांक, तो जब ये आगे पहुंच जाएगा, अभी जो 14 था जैसे ही एक डिजिट से आगे पहुंचेगा तो ये 15 हो जाएगा। तो y कह रहे जो नया माध्यांक है वो 15 है, ठीक है। जैसे ही 18 पीछे पहुंचेगा, समझ रहे हैं, तो गिनते गिनते हमें एक डिजिट पीछे जाना होगा, ठीक है। अब क्या है, एक नंबर पीछे जाना होगा, तो इन दोनों का x + y पूछ रहा है, तो x + y 29 है, आप देख सकते हैं 14 + 15 = 29। 39 के लिए आंसर थर्ड रहेगा, ठीक है। किसी थैले में 2 सफ़ेद, 4 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में यह एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। देखो कितनी है, 5 लाल गेंदें हैं, टोटल गेंदें हैं 10। सबसे पहले तो टोटल देख लेते हैं, ऑपरेशन 10 है। अब 5 गेंदें तो लाल हैं, तो ये गेंदें निकाली ही ना जाएं, समझ गए हैं, ये दोनों निकाली जाएं, तो ये भी 5 ही हैं, दोनों को जोड़ लो आपस में 5 है, तो भाई लो कैंसिल कर लिए 1/2। तो प्रोबेबिलिटी पूछिए क्या है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि 4th, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना था, आपने जीवन में एक बार सुना हुआ होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पता होना चाहिए, आप इसे कर लेते हैं। मैं बिना ही सॉल्व करे कर लेती, मैं क्या आप भी कर लेते। आगे देखते हैं, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो इसका आयतन, ठीक है। किसी भी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। बराबर हमें कितना दिया है, 194 दिया है। अब आप यहाँ से क्या करना है, इनको सॉल्व कर लो, आपस में सॉल्व कर लो, रख के ही कर लो। मैं क्या, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, L इसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, 8 × 48, ठीक है। पहला तो 48 हो ही गया। अब एक बार कर दो लेंथ, लंबाई चौड़ाई, अब हाइट, चलो ठीक है, एक बार 8h और एक बार 6h, ठीक है, बराबर है 194 के। पहले तो इसको कैंसिल ही कर लो, ठीक है, कितने बार में जाएगा, 9 और 7। अब 8 6 14, ठीक है, 14h। 48 को क्या करो, उस तरफ ले जाओ, 48 को जैसे ही आप उस तरफ ले जाएंगे तो आपको 49 मिल जाएगा। इनको आपस में काट दो 7 से, तो 7, 2 बचेगा यहाँ पे, तो h बराबर क्या आया, h बराबर आया 7/2, ठीक है, h बराबर 7/2 आया। अब कह रहे हैं इसका आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई थी 8, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई भी हमने देखा 7/2 आ गई। इसको काट दो 3 बार में, 8 × 24 और 24 सत्ते कितना होता है, 24 सत्ते होता है 168, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में पूछी है। समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक बार और प्रीवियस ईयर पेपर में मैं करा चुकी हूँ, देख लेना। बाकी होता है समलंब का क्षेत्रफल जो कि 105 है, बराबर होगा हाफ, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर दी है, देखो, ठीक है,
और समांतर भुजा एक कह रहे हैं, दूसरी से 6 सेंटीमीटर लंबी है, एक है एक, तो दोनों का योग पूछते हैं, ठीक है। समांतर मतलब देखो, हाफ गुणा ऊंचाई गुणा दोनों भुजाओं के, मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो एक भुजा x है तो दूसरी वाली x से 6 ज़्यादा है, तो x + 6 लिख दिया। आगे बात समझ में। 7 से तो सबसे पहले ऐसे ही काट दो, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 15 बार, और 2 का यहाँ पे गुणा भी कर दो, ठीक है। तो 30। अब 30 बराबर क्या है, 2x + 6, 2x + 6 दिख रहा है। तो अब 6 को इस तरफ ले आओ तो 24 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया है 12। तो एक तो है 12 और जो 6 सेंटीमीटर लंबी है वो कितनी हो गई, एक है 12, जो 6 सेंटीमीटर लंबी है वो होगी 18। अब यहाँ पे कुछ लोग जैसे ही x का मान देखते तुरंत फटाक से टिक कराते 12। भाई ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए कि 6 सेंटीमीटर अधिक जो है तो लंबी वाली भुजा की पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 42 के लिए आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। बेलन का आयतन आपसे पूछा है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh बराबर 94.2 आपको दिया है, जिसमें से r 3 दे रखी है, पाई की वैल्यू ये लिखी है, h आप यहाँ से निकालेंगे। जब आप यहाँ से h निकालें तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, इसमें रख देना। आंसर मैं बता देती हूँ, आ जाएगा 141.2। देखिए मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर अभी लिख नहीं पाती, मेरी हैबिट नहीं है, इसी चक्कर में मैथ्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं हो पाती, लेकिन मैं जल्दी से सीख लूँगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में से x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। x अगर सब में जोड़ दो कह रहे हैं तो ठीक है प्राप्त। अब कह रहे हैं कि अगर आप 40 + x कर दो, ठीक है, अंदर 12 + x कर दो तो इक्वल हो जाता है 34 + x अपॉन 30 + x के। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। आप x की जो वैल्यू है, देखिए स्क्वायर में जब ये जाएगा तो स्क्वायर x² कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं बनेगी। x की वैल्यू आप यहाँ से 6 ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप 6 रखेंगे तो 12 6 72 + 9 √81 आपको मिल जाएगा, जो कि बराबर किसके होता है, 9 के होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत दिमाग खुद से भी लगाइए, एकदम ऐसे मत बैठे रहिए कि सब मैं ही करती रहूँ। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। 45 के लिए आप बाकी के ऑप्शन पढ़ लो। सत्य ये है, 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। x का वह मान जो समीकरण इतने इतने को संतुष्ट करता है वह निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है। इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है। कर लो इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व। क्या आएगा, x बराबर देखो 10x हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा और माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू 25x हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10x प्लस 8x इक्वल टू 18x और इसमें से माइनस 24 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो अब 18x को इस तरफ ले आइए, 18x को आप इस तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा 7x, और 20 को इस तरफ ले आइए क्योंकि ये 36 बचा था तो 36 और ये 20 यहाँ पर माइनस में है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 36 प्लस 20 हो जाएगा 56। तो x बराबर है यहाँ से आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कौन में 8 की वैल्यू एकदम सेटिस्फाई कर रही है किस इक्वेशन में, 46 के लिए, ठीक है। तो हम इसको 4 में सबसे पहले बिठा के देख देते हैं 8 को। तो 5x मतलब 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 2, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस 5। अब देखो 5 तो 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 15, ठीक है। 4 के लिए सेटिस्फाई कर रही है, 4 ही हमारा राइट आंसर है। 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं इसको प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाएं, मतलब कह रहे हैं 3 प्राप्त करने के लिए 5 में से क्या घटाएं। समझ गए क्या क्वेश्चन है, 3 प्राप्त करने के लिए 5 में से क्या घटाएं। तो एक काम करो, इन्हें ही आपस में घटा दो, सबसे इजी है, ठीक है। चलो आओ इन्हें ही घटा देते हैं आपस में।
अब देखो 16y, चलो हाँ 16y आगे ले आते हैं, माइनस में है। और एक काम करिए, दोबारा से लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 16y माइनस में आगे ले आई प्लस 11x, और आप 7 को उस तरफ ले जाओ, माइनस का 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5y माइनस का 13x इक्वल टू 8a। अब घटा रहे थे तो साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये हो जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है। इनको सॉल्व कर दो, माइनस का 20y प्लस 13 और 11 कितने होते हैं 24x, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा ये 15a। अब देख लो ये किस में है, ठीक है, ये शायद 47, इक्वेशन 3 लिख रखी है ऐसे। आप एक काम करो, माइनस से सबको डिवाइड कर दो, तो लो ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 लिख रखी है सेम, ठीक है। कुछ नहीं, आपस में इक्वेशंस दी थी जिन्हें घटाना था, इतना सा आपके लिए काम था वहाँ पर, ठीक है। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है 48 के लिए। तो जो सही बात है वो है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, ठीक है। 49 पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये कथन लिखे हैं कुछ, पढ़िए आप इनको, और पूछा है कि निम्न में से क्या सही है, ठीक है। चलिए इनको पढ़ते हैं। अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, ठीक है। अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, नहीं। अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, नहीं। अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाती है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा सही है, तो केवल ए ही सही है, तो 4th आंसर राइट है, ठीक है। 4th ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। देखो नहीं का ध्यान बहुत ज़्यादा सबको ही रखेगा, तो नहीं डालता है तो नहीं क्या डालता है कि उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही है पूछा है आपसे। तो 51 के लिए देखते हैं हम। गणित एक उपकरण है, सही है। गणित एक प्रकार की कला है, ये भी सही है। गणित एक भाषा है, ये भी सही है। तो जो सही है वो ऑप्शन है 4, ठीक है। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि वह एक परिमेय संख्या और आगे बढ़ती हुई सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। कौन सी विधि है ये बताइए। 52 के लिए आंसर है प्रतिवाद विधि, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं आगे चल के अपनी ही बात को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है, ठीक है। 53 के लिए स्टेटमेंट पढ़िए। तो जो राइट आंसर है वो है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। 54 क्वेश्चन है, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप सारे कथनों को पढ़ना, बाकी जो सही बात है वो है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। 55 के लिए किसने किया था, जीन पियाजे ने। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। 56 के लिए राइट आंसर होगा ये वाला, विकल्प विधि से समांतर प्रत्यय को समझाना। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसे छोड़कर। 57 के लिए समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकलनात्मक समझ से पहले कराना। 58 देखिए दे रखा है, आपको बोर्ड मास इसमें लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। 58 के लिए तो आंसर आप यहाँ से जो निकालेंगे वो 13 निकाल लेंगे। आप कोई बड़ा काम नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 58 के लिए
भिन्नो इतने का अवरोही क्रम निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो इनका अवरोही क्रम पूछा है, यानी कि घटता हुआ क्रम। मैंने इसके पहले जब पेपर कराया था एक, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था, बहुत डिटेल में समझा दिया है कि कैसे आप कर सकते हो। 59 के लिए मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है कि भाग क्रम विनिमय है। ठीक है, पूर्णांकों के लिए बात एकदम सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या शुरू हो रहा है। साइंस शुरू हो रही है, साइंस करते हैं। ठीक है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर से साइकिल चलाकर जाती है। सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। जाते समय वह 12 किलोमीटर पर की चाल से जाती है, लौटते समय 8 किलोमीटर चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा में उसकी औसत चाल आपसे पूछी है। तो इस केस में औसत चाल का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो ऐसे निकाल लेते हैं, 2 × 12 × 8 अपॉन 20। 2 से काट दो 10, 12 × 96, तो 9.6 आ जाएगा सेकेंड पार्ट। ठीक है, 61 के लिए आंसर। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने का मात्रक है? तो कौन से समुच्चय में, देख लो एक बार अच्छे से, है 42 मीटर प्रकाश वर्ष। ठीक है, समीर अपने कंचे गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों सतहों तनी हुई सेलोफोन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? ठीक है, 63 के लिए क्या है राइट आंसर है सेलोफोन सीट, फिर समाचार पत्र, फिर कालीन। ठीक है, कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 64 के लिए राइट आंसर क्या होगा? इस गति का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? ठीक है, बाकी के ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, इसी के शायद प्राइमरी वाले में रिपीट हुआ था, क्योंकि मैंने सॉल्व कराया था तो मैं पकड़ गई। कोक है इसका राइट आंसर। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप को रिकॉर्ड करता है, जो T1, T2 और T3 है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? 66 एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि कमरे का ताप 30 डिग्री है तो सबका ताप बराबर ही होगा। लगाने वाला इसमें बड़ा दिमाग लगा देता, गलत करके आ जाता। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? 67 के लिए राइट आंसर है शैवाल। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरमशीत अवस्थाओं में अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? 68 के लिए राइट आंसर बताइए। सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। ठीक है, 69 क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो दूध में होता है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। प्रतिरोधी रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? 70 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन है जो सही है, एक है जो सही नहीं है, वो है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ये गलत बात है। स्तंभ 1 के में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे कौन सा मिलान सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, 72 के लिए देख लो आप। ठीक है, लो अब बताओ किसे किससे मिलाना है। 72 के लिए यकृत को हमें मिलाना है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, आमाशय में की क्या? आमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, और पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस संचयित होता है, ये तो इजी था। अग्नाशय में अब यही एक बचा ही है, तो आंसर किससे मैच कर रहा है? सेकंड से कर रहा है। ठीक है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 73 कौन सी बात है कोशिका के बारे में जो सही लिखी हुई है यहाँ पर? वो है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। ठीक है, 73 के लिए
निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है 74 के लिए, देख लीजिए। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट मुकुलन, ठीक है। आलू कायिकवर्धन प्रवर्धन सॉरी, और शैवाल हो जाएगा खंडन, कवक हो जाएगा विजांडू समासंग, ठीक है, जनन। तो किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट सही कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आप पढ़ लो, आपके सामने है। आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो करता है मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? 77 के लिए पूछा है आपसे, राइट आंसर क्या होगा? तो विज्ञान हमेशा स्थायी होती है, ये बात सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये बात तो सही नहीं है। संदेहवाद को तो विज्ञान बढ़ावा नहीं देता। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये बात सही है। और विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, बात तो ये भी सही है। लेकिन क्या है कि इसका आंसर, इसमें भी एक बार और पेपर मैंने देखा था, उसमें भी गलत लिखा था। आंसर इसमें फर्स्ट दिया है। मुझे नहीं पता, आपको जो मानना है मान लो। मैं वैसे नहीं मानती कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो इसमें आप बोर्ड के आंसर से एग्री हो जाए, अपने आंसर से एग्री हो जाए, जिसे जो लगे वो मान ले, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो 78 के लिए आपको राइट आंसर देना है कि विकास किसका विज्ञान के द्वारा होता है। तो निष्पक्षता का बिल्कुल निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास विज्ञान के द्वारा होता है, बात सही है। वैज्ञानिक स्वभाव, ठीक है। स्थायी मानस प्रवृत्ति, ये बात ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 78 के लिए। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। 4th ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 79 के लिए आंसर बताइए। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। देखिए, हो सकता है मेरे किसी आंसर से आप एग्री ना हो। मैं सारे आंसर बोर्ड के आंसर की से करा रही हूँ, मैं भी खुद से नहीं एक आध से एग्री होती, लेकिन क्या है, बोर्ड ने सही माना है तो आप भी मान लो, वरना फिर अपना मन का लगा के चले आना, और क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, 80 के लिए आपसे आंसर पूछा है। सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। शिक्षक का कोई रोल नहीं है भाई, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियाप्रक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? संचालन करना से 81 के लिए क्या मतलब है कहने का? सृजन करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? 82 के लिए आंसर है सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? 83 के लिए राइट आंसर बताना है। तो सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना, उसका निष्कर्ष निकालना, ठीक है। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? 84 के लिए राइट आंसर क्या होगा? यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? 85 के लिए आपसे राइट आंसर पूछा है। तो पोर्टफोलियो है, अवधारणा मानचित्र है, पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं, जर्नल लिखना ठीक है। 85 के लिए किस में मैच कर रहा है? 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है? 86 के लिए राइट आंसर होगा स्वाकलन। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का प्रयोग कर सकती है? 87 के लिए आपको राइट आंसर बताना है, तो वो है स्टील का तार।
सही कथन को पहचानिए। आप इन सारे कथनों को पढ़ना है। इसमें जो सही है वो है अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है। चींटी के 10 डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो ये बात सबको पता होगी, फॉर्मिक अम्ल होता है। किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर ये जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी ऊष्मीय मान आपसे पूछा है, तो राइट आंसर है 4500। ठीक है, सॉरी 45,000। हिंदी का सेक्शन शुरू हो गया है। हिंदी देखते हैं। 91 से 99 तक जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर हमें इस पैरा के बिहाफ पर मार्क करना है। इस पैरा को मैं जल्दी से आपके लिए पढ़े देती हूँ। ठीक है। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता किसी नहीं रहे, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। देखिए क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता रहना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उनके सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत्र प्रणाली से मुक्ति दिला सके, पारंपरिक ढांचे का पालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बनाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर साचे से हटकर किंतु तर्कसंगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन को चुनौती से स्वीकारना आवश्यक है। ठीक है। 91 क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है, ये हमने देखा था। आज की कविता में महत्वपूर्ण क्या है? लय और प्रवाह। हम अभी देख कर गए हैं, हमने अंडरलाइन भी किया था उसे। आप देखिए खुद अगर कोई ढूंढना चाहे, मैं देखिए वीडियो को पॉज कर ले और खुद से पढ़ ले। ठीक है, खुद पॉज करें। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। 92 के लिए आंसर क्या रहेगा? निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। ठीक है। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। कौन सी एक बात है जो मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है? वो यह है कि इसका ढांचा निश्चित होता है। समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, योग चेतना, अर्थग्रहण। आप खुद ही बता दो बिना ही पढ़े क्या आंसर है। दिन प्रतिदिन होगा, बाकी के खुद देख लो डिफरेंट है। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो 95 के लिए आंसर क्या होगा? है शिक्षार्थी और छात्र। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो सह और ता। ठीक है, सेकेंड पार्ट राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। 97 क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 97 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? है यहाँ पर समसामयिक। ठीक है। 98 क्वेश्चन है। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? 98 के लिए आंसर क्या है? आप ऑप्शन पढ़ लो। पारंपरिक शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये बात आज के शिक्षक के लिए एकदम सही नहीं है। शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? 99 के लिए आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा थर्ड, पाठ के भीतर से उभरने वाली। ठीक है, थर्ड है। और काव्यांश को पढ़िए और 100 से 105 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इसके भी आप पर आंसर करिए। इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में
सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उड़ा, सूरज डूबा और क्या हुआ, अंधेरा छा गया। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं। पलाश वन को अंगीठी क्यों कहा गया है? 100 के लिए बताएगा कोई? कहा गया है क्योंकि खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण क्या है? 101 के लिए राइट आंसर दीजिए। है अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ठीक है। अचानक तुरंत पुरत घटनाएं होने का कारण क्या है? एकदम से लास्ट वाले पैरा में ये देखो चीज़ें दी गई हैं। 102 के लिए राइट आंसर क्या है? अजी सुनते हो की आवाज़ जो थी। ठीक है, सुनते हो की आवाज़। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? 103 के लिए आंसर क्या है? रेवड़, झुंड, भीड़, रेला। ठीक है, थर्ड पार्ट। कविता के 2 समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो दूसरा शब्द यहाँ पर जो है वो तद्भव है। ठीक है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? 105 के लिए राइट आंसर क्या है? मोर की आवाज़ को। ठीक है, क्योंकि मोर की आवाज़ सुबह के टाइम ज़्यादा सुनाई पड़ती है। खैर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी पाते हैं? तो कौन सी विधि है? आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? 107 के लिए राइट आंसर है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का 108 के लिए राइट आंसर क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। तो आंसर है भाषिक और साहित्य। आप बैठा लेना, पूरे सेंटेंस में एकदम फिट बैठेगा। 110वां क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। 110 के लिए हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। ठीक है। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या होना चाहिए? अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? 112 के लिए आंसर है नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में 113 के लिए सही उत्तर क्या रहेगा? समृद्ध भाषा परिवेश। बहुभाषिक कक्षा में विद्यार्थियों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। तो लिखने में जो कठिनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। आई होप सबको पहले से भी पता होगा। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक क्या होगा? तो 16वें के लिए आंसर है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। 117 भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। 117 के लिए क्या होगा? आंसर होगा व्याकरण। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? लाइन देख रहे हैं आप, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। भाई वैसे मैं कहूँगी नहीं, लेकिन एक तरीके से पायल, चूड़ियाँ, ये सब क्या हैं? खैर, आंसर जो है 118 के लिए क्या रहेगा? आंसर रहेगा भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ठीक है, और क्या ही रीज़न होगा इसका? पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्दों को लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। 199 के लिए राइट आंसर है संदर्भ में व्याकरण। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। किस प्रक्रिया पर? साहित्यिक विधाओं से।
इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। अगेन 121 से 128 तक क्वेश्चन मार्क करने हैं इस पैसेज के बिहाफ पर। पैसेज जल्दी से पढ़ दे रही हूँ आपके लिए। द अदर डे आई रिसीव्ड एन अनयूजुअल एंड वेरी ग्रेटिफाइंग गिफ्ट। आई वॉज गिवन अ ट्री। सही बात है, देखो पौधा किसी ने गिफ्ट करा है, बहुत अच्छा आइडिया है। आप लोग भी जब शादी वादी करते हैं या कभी पार्टी में किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो नर्सरी जाके 50 या 100 रुपये में प्यारा सा पौधा ले आइए, छोटा सा गिफ्ट करिए, बहुत अच्छा आइडिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। Or rather, I was given half a dozen tree which would be planted on my behalf. I had been invited to give a talk to an organization. After such events, the speaker is usually given a token gift. Sometimes the gift is that of a pen or something useful. Often the gift is in the form of a plaque or similar commemorative token. However well meant, such gifts are destined to gather dust in the forgotten corners, which is why I was agreeably surprised to be given a scroll which attested that in a designated plantation established for the purpose, 6 trees would be added in my name as a part of green movement being sponsored by the organization. In an increasingly environmentally conscious world, the gift of a living tree or plant make for a perfect present. देखो यहाँ पे भी लिखा है makes for a perfect present. The tradition of giving and receiving gifts has increasingly become a highly evolved marketing exercise. Apart from festivals like Diwali, Holi, Christmas, Eid and others, a whole new calendar of celebratory events has been created to promote the giving of gifts. Mother's Day, Father's Day, Teacher's Day, Valentine's Day and so on and on. What do you give to people, friends, relatives, spouse, children, parents, employees, clients, well-wishers who have more or less everything or at least everything that you could afford to give them as a gift? Another shirt or kurta, another bottle of scent or aftershave, another box of chocolates, another any other. ठीक है, देखते हैं कुछ बचा है क्या। बस हो गया, इतना सा था भाई। ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी को कुछ भी गिफ्ट करें तो बहुत ही अच्छी सी चीज़ है कि आप उसको प्लांट दे दें। भाई गिफ्ट के लिए आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं गिफ्ट में आप किसी को मर्सिडीज़ दे देंगे, तो आप जो भी गिफ्ट के लिए किसी को दे सकते हैं प्रोबेबली वो उस इंसान के पास होगा ही होगा और वो खुद भी उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। तो भाई गिफ्ट के नाम पे कुछ भी ढोंग रचाने के इससे अच्छा है कि कुछ अच्छी सी चीज़, जैसे प्लांट से बेहतर कोई क्या सोच सकता है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी आप किसी भी ओकेज़न पर, किसी भी फेस्टिवल पर या जब भी किसी को कुछ गिफ्ट करें, एक ट्री, मतलब इसे मिला है, इसने आपसे नहीं कहा है, फिर भी एक आइडिया आप सबको ही दिया है कि एक ट्री गिफ्ट करिए, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। What usually happen to gift she he receives, ठीक है। मतलब और वैसे भी आप जब भी किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, इंसान सही बात है रख देता है, या तो कुछ अगर ऐसे यूज़फुल चीज़ नहीं होती तो रख दी जाती है कहीं और धूल खाती रहती है, यूज़फुल होती है तो यूज़ होकर ख़त्म हो जाती है। भाई ठीक है, खैर छोड़िए। 21 के लिए आंसर है दे आर पुट अवे एंड फॉरगेटन। कह रही है उन्हें रख देती थी और भूल जाती थी जो भी गिफ्ट्स उसे मिलते थे। द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वॉज, क्या गिफ्ट मिला था राइटर को 120 के लिए? एनवायरमेंटल फ्रेंडली गिफ्ट था, यानी कि ट्री। Why do you not very much care for it when you receive a shirt or kurta as a gift? 123 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? You already have so many of them. ठीक है। The word gratifying means क्या होता है? 124 के लिए आई होप सबको पता होगा, satisfying। ठीक है। 125 है the word destined means क्या होता है? destined का मतलब क्या होता है? तो fated होता है, पता है आपको। Name of the part of a speech of the underlined word in the following clause, which is why I was agreeably surprised. Which क्या है? Which है preposition यहाँ पर। ठीक है। Identify the part of the following sentence which has an error in it. You claim ought to succeed. In that case, the damages will be substantial. 122 के लिए आंसर क्या है? 122 के लिए आंसर बी पार्ट में एरर है, मतलब 128 क्वेश्चन देखिए। द राइटर वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही वॉज गिवन, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 6 ट्रीज है मेरे ख्याल से। आंसर दे रखा है पार्ट थर्ड अ प्लेग,
ऑफिशियल आंसर की में आपको जो ठीक लगे आप मान लेना, ठीक है। मैं 6 ट्रीज, बस एक ही क्वेश्चन था इसमें जो थोड़ा सा मेरा मैच नहीं करा उनसे, बाकी आगे देखिए। अगेन एक पैसेज है 129 से 135 तक सारे क्वेश्चन इस पैसेज के बिहाफ पर आपको मार्क करने हैं। पैसेज पढ़ लेते हैं। विद मोर देन 3000 लैंग्वेजेस करेंटली स्पोकन, इंग्लिश अनडाउटेडली इज अमंग्स द रिचेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी lists about 500,000 words, of which only 2 lakhs are frequently used. This is because the balance 3 lakhs words are not technical and not found in English dictionaries. The only language that can come near English is Chinese. Apart from being the richest language, English also boasts of being one of the most widely spoken, second only to Mandarin Chinese. This remarkable achievement is only because of one thing that we all love to do, copy. सही है। Sistra, for example of Spanish origin, Sputnik, as you must be aware, as you must be aware of, has a Russian origin. मैं भूल जाती हूँ कौन सी लाइन पढ़ रही हूँ। Restaurant is from France and super from Germany. Even before the birth of genius of drama, William Shakespeare, the word genius and drama were adapted from Greek. Now you must be wondering if English has anything original about it. Well, find it out. Did you ever try to find out how many different words of English we use in our daily life? Try to guess and then read on. A modern novelist has a vocabulary of anywhere between 10 to 15,000 words. William Shakespeare used 30,000 words and the only writer to come close to him was James Joyce in Ulysses. We normally have a vocabulary of about 10,000 words, of which only 5,000 are used in everyday conversation. This leads to a limited variety of words. This is because we repeat a lot of words in conversation and in writing. It is the try countering it in this article and you will have proof of it. ठीक है, ये पैसेज हो गया है। अब पढ़ते हैं Questions 129. In our everyday conversation, we use a limited number of words because 129 के लिए क्या है राइट आंसर बताइए। because we repeat a lot of words. ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। How many words are usually used by an English speaking person? तो मतलब अंदर दिया था 5,000, मतलब इंग्लिश में रख रखा था, ऐसे मैथ्स वाले एक्सप्रेशन में नहीं, अलग से मार्क नहीं था। तो 5,000 है राइट आंसर। आप कहो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो 5,000, 1 सेकेंड, ये देखिए 5,000 आर यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? 131 के लिए आंसर रहेगा द। The word that is similar in the meaning to the word remarkable is 132 के लिए क्या है राइट आंसर है astonishing। 133 देखते हैं। The word that is opposite in meaning to the word ordinary is, ordinary का opposite क्या होगा बताओ आप लोग। ordinary मतलब साधारण और special मतलब जो special है। Which part of the speech is underlined word in the following sentence? Did you ever try to find out? Ever क्या है? I hope आप सबको पता होगा। ever एक adverb है। English is the most widely used language in the world because, ये पैसेज में भी दे रखा है 135 के लिए राइट आंसर क्या होगा? It has taken words from other languages। ठीक है। 136 पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट फोकसेस ऑन। 136 के लिए आंसर है इनफॉर्मल एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव। प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू, 137 के लिए इज टू कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट। पेडागॉजिकल ग्रामर इज
क्या होती है? 138 के लिए आंसर है ग्रामर इन कंटेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट विद रियल लाइफ कंटेक्स्ट। What are these words known as? 139 के लिए the, of, and, a, to, that, it, with, word, they, she, he क्या है? साइट वर्ड्स हैं, ठीक है। 129 के लिए A teacher gives a puzzle to her class 8 students and asks them to solve it by speaking out how they solve it. What is the strategy known as? 140 के लिए क्या है? राइट आंसर है थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज अ 141 के लिए आंसर है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज। अ टीचर ऑफ क्लास 7 asked her student to read a short story and come to the class. She asked them to discuss the major points of the story in the group and present them to the whole class. What is this reading known as? 120 के लिए ये रीडिंग है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। English does not find its place as a first language in the school curriculum. Bottom top processing in listening is to 144 के लिए is to decode message moving from sound to word, phrases, clauses and other grammatical elements to sentences, ठीक है। पार्ट 1 What is the following strategy known as in reading? The text is read more slowly and in detail to get the gist of overall sense of the text. 145 के लिए आंसर है skimming, ठीक है। A teacher asked her learners of class 7 to refer to the textbook of history and find a theme which can be connected with English language text for writing an essay. What is the practice known as? 146 के लिए आंसर है language across the curriculum. Multilingualism as a resource means 147 के लिए as a resource means using the languages of learners as a strategy in school. 148 Match the types of the writing with their corresponding category. 148 के लिए देखते हैं, चलिए क्या है। पर्सनल राइटिंग क्या होता है? डायरी राइटिंग आपको पता होगा। स्टडी राइटिंग क्या होता है? स्नॉप्सिस राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? ट्रेवलॉग। और पब्लिक राइटिंग लेटर ऑफ कंप्लेन। ये तो भैया इजी था, कुछ इतना कुछ कल नहीं था। किससे मैच कर रहा है? सेकेंड वाले से, ठीक है। 148 का सेकेंड हो जाएगा। A teacher divides her class into groups of 5 and allocates different themes to the group. The groups have to collect information on the themes and write reports to be presented to the class. What is this activity known as? 149 के लिए राइट आंसर क्या होगा? होगा प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। Process approach to writing involves 150 के लिए आंसर क्या है? brainstorming, outlining, drafting, revising, proofreading and drafting the final writing. देखिए पेपर पूरा हो गया है, पेपर 2 जुलाई 2019 वाला। इसके आगे के पीछे के सारे पेपर मैं यहाँ कराऊंगी। जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, सबसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्रीवियस ईयर पूरा देख के जाओ, कुछ भी मत पढ़ो, सिलेक्शन लेकर आओगे, मेरा प्रॉमिस है। अगर कुछ नहीं पढ़ पाए हो, भाई टाइम है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, बेस्ट है। अगर नहीं भी पढ़ पाए हो तो भी प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और प्लीज़ शेयर कर दिया करिए वीडियोस को। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स।